नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में क से लेकर या तक की परिभाषा दे रखा है। उसमें किस चीज़ का परिभाषा दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो परिभाषा देखे हैं क, उसको दे रखा है जमानती अपराध के रूप में। जो परिभाषा बताता है धारा 2 की क, तो पहला परिभाषा हमारा बताता है क जो है जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या है उसको हम लोग देखते हैं। परिभाषा में क्या परिभाषित किया गया है जमानती अपराध को, ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में, देखिए प्रथम अनुसूची क्या है, सीआरपीसी में 2 शेड्यूल दे रखा है। सीआरपीसी में जो 2 अनुसूची दे रखे हैं उसमें प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। देखिए जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 देखेंगे, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो लास्ट में 2 शेड्यूल दे रखे हैं उसमें देखेंगे एक को जमानती अपराध और अजमानती अपराध के रूप में एक सूची दे रखा है। उसमें क्या है, जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। या तत्समय प्रवृत्त, जो इस समय अभी जो हमारे समय में प्रवृत्त विधि किसी अन्य विधि के द्वारा, कोई और अन्य विधि है। देखिए हमारे जो सीआरपीसी है वो जो प्रथम अनुसूची है वो सिर्फ आईपीसी के बारे में ही जमानती और अजमानती को बताया गया है। तो और भी तो हमारे इस समय प्रवृत्त विधि हैं उसके बारे में भी वो बंद किया गया है। तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा, जो अन्य और विधि है हमारा, हाँ, उस विधि के द्वारा जमानती बनाया गया है और उस विधि में उसको जमानती बनाया गया है। और अजमानती अपराध से अन्य अपराध अप्रेत है। और अजमानती अपराध के रूप में जो प्रथम अनुसूची में या अन्य तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के द्वारा उसे क्या है, अजमानती बनाया गया है, तो वो अजमानती अपराध अभिप्रेत है। तो इसमें क्या है, जो हमारा जो सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता की परिभाषा 2 में क में बताया जमानती अपराध, तो जमानती अपराध हम लोग कहाँ देखेंगे, तो जमानती अपराध हमको देखना है तो शेड्यूल 1 में जाना है। प्रथम अनुसूची में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो लास्ट में 2 शेड्यूल दे रखे हैं उसमें जमानती अपराध है। और जो अन्य विधि हैं, जो इस हमारे प्रवृत्त और भी बहुत सारे विधि जैसे एनडीपीएस लॉ है, साइबर लॉ है, इस सब में देखना है तो क्या है, जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के द्वारा क्या ये वो अपराध है जो जमानती बनाया गया है, तो उस विधि में देखना है कि क्या वो जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है। तो ये है जमानती अपराध जो क बताते हैं। अब ख बताता है आरोप। आरोप क्या होता है, जो कोर्ट में आरोप लगता है, चार्ज लगता है, उसके बारे में बताए हैं। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप कोई भी शीर्ष है। देखिए जब आरोप लगता है तो एक धारा लगता है तो एक शीर्ष वाला आरोप कहा जाता है। एक से अधिक धारा लगता है तो एक से अधिक शीर्ष वाले आरोप कहा जाता है। तो इसमें आरोप की परिभाषा नहीं बताया गया है, सिर्फ इसमें शीर्ष को बताया गया है। शीर्ष मतलब हेड है, जो इसमें 1 धारा 2 धारा 3 धारा के अंतर्गत आरोप लगता है। जिसे जब आरोप लगाया जाता है तो पर्टिकुलर एक धारा का लगता है तो एक शीर्ष वाला आरोप कहा जाता है। लेकिन एक से अधिक, जैसे चोरी लगा है, चोरी के बाद गृह प्रवेश, गृह भेदन, ये सब भी आरोप लगता है तो 380 457 ये क्या है, उसके एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं। मतलब जब आरोप लगाया था एक शीर्ष से अधिक शीर्ष आरोप के कोई भी शीर्ष हो सकता है, ये बताता है। तो आरोप में कितने भी धारा ऐड किया जा सकता है, ये है। अगर उसने अपराध कारित किया है तो आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप के कोई भी शीर्ष है, मतलब आरोप के कोई भी शीर्ष हो सकते हैं, ये है। जब आरोप लगाया जाता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा, तो जब आरोप लगाता है तो एक धारा का भी लगा सकता है आरोप, या जो उसने के द्वारा कमिट किया गया है, या तो कई धाराओं में आरोप लगाया जिसने उसने कमिट किया है, तो वही है आरोप के अंतर्गत। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप के कोई भी शीर्ष, एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं या कोई भी शीर्ष हो सकते हैं, तो ये है आरोप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध से संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी होते हैं प्रथम अनुसूची, देखिए यहाँ पर भी वही बात है, प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या जो इस समय प्रवृत्त है अन्य विधि के द्वारा। तत्समय प्रवृत्त मतलब होता है कि जो उस समय इन द टाइम जो समय चल रहा है उस समय तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे कहाँ,
संज्ञेय अपराध कौन सा अपराध है, इसमें तो सिर्फ बताया कि पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रयुक्त अन्य विधि में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते। तो आपको देखना देखना कहाँ है कि कौन सा धारा जो है संज्ञेय अपराध है। तो इसके लिए आपको CRPC के शेड्यूल 1 को ही देखना पड़ेगा, जो इसके दंड प्रक्रिया संहिता 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसके शेड्यूल 1 को देखना है। शेड्यूल 1 में दिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो सब लिखा हुआ, जमानती अजमानती अपराध किसके द्वारा विचारणी है वो सब लिखा हुआ है प्रथम अनुसूची में। तो उसमें हम लोग जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो धारा है संज्ञेय है और कौन सा धारा असंज्ञेय है। तो संज्ञेय अपराध में क्या है, पुलिस को FIR करने की शक्ति है धारा 154 में, और 155 क्या है, असंज्ञेय अपराध की है। तो सिर्फ 154 जो संज्ञेय अपराध उसी में FIR होता है, और संज्ञेय अपराध में ही पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, ना ही विवेचना कर सकता, ना ही FIR कर सकते हैं असंज्ञेय अपराध में। तो जब संज्ञेय अपराध होता है तो संज्ञेय अपराध में ही क्या होता है, FIR होता है, और पुलिस को उसमें वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति दे रखा है। तो संज्ञेय अपराध आपको देखना है तो कहाँ देखना है, अगर IPC के अंतर्गत संज्ञेय अपराध देखना है तो आपको CRPC के शेड्यूल 1 को देखना होगा। CRPC के शेड्यूल 1 को देखना होगा, जिसमें IPC की पूरी धारा को बताया गया कि कौन सा संज्ञेय अपराध है, कौन सा असंज्ञेय अपराध है, जमानती है अजमानती है, पूरी उसमें बता रहा है। अगर आपको अन्य विधि के बारे में जानकारी रखना है कि कौन सा उसमें जो है संज्ञेय है कि कौन सा असंज्ञेय है, तो उस विधि में ही उसको उल्लेख किया गया रहता है कि उस विधि के द्वारा वो संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय है और जमानती है, उस विधि में ही बताया रहता है। और यदि आपको और उसके जैसे उस अन्य विधि में नहीं बताया गया है तो इसके जो शेड्यूल 2 दे रखे हैं उसमें बताया गया है अन्य विधि में अगर वो 3 वर्ष तक का है तो वो जमानती है, और अगर 3 वर्ष से अधिक है तो वो अजमानती अपराध है, जो शेड्यूल 2 में दे रखा है इसी में CRPC में। यदि उस समय प्रवृत्त विधि में ऐसा बात उल्लेख नहीं किया गया है तो आप उसके CRPC के शेड्यूल 2 की सहारा ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे परिवाद में देखते हैं क्या है परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित, जो हम मजिस्ट्रेट को परिवाद करेंगे तो डायरेक्ट मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट को परिवाद किया जाता है, लेकिन जनरली होता है कि वो लिखित में ही किया जाता है। मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, देखिए किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, कोई व्यक्ति जो है, हम लोग अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, परिवाद कर सकते हैं। यहाँ देखिए चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, लेकिन क्या है, अपराध किया है वो उस व्यक्ति ने, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, तो हम लोग क्या मजिस्ट्रेट से परिवाद कर सकते हैं। किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है, जो पुलिस की अन्वेषण कार्यवाही है उसके अंतर्गत नहीं आता है, परिवाद के अंतर्गत पुलिस की रिपोर्ट नहीं आती है। अब मान लो यहाँ ये बात होगी, जैसे मान लो पुलिस संज्ञेय अपराध मान के उसके अन्वेषण कर रहा है, और वो क्या है, संज्ञेय अपराध ना होकर असंज्ञेय अपराध हो जाता है जो उसके अन्वेषण के दौरान, तो उसको क्या होगा, उसकी जो अन्वेषण होगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है, उसको हम लोग देखते हैं। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। तो क्या है, जब पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर रहे हैं और उसे कहीं यह ज्ञात हो जाता है कि वो असंज्ञेय अपराध है, तो इसमें जो क्या होगा, असंज्ञेय अपराध उसके द्वारा अन्वेषण किए गए, तो वो जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो वो जो मजिस्ट्रेट है क्या उसे पुलिस रिपोर्ट न मानकर पुलिस द्वारा की गई उसे परिवाद माने जाएंगे, और पुलिस को क्या माना जाएगा, परिवादी माना जाएगा। तो ये बताता है, इसका स्पष्टीकरण यही बताता है कि क्या अन्वेषण के पश्चात अन्वेषण कर रहे हैं उसके पश्चात असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट क्या है, परिवाद समझी जाएगी। उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई उसको क्या समझी जाएगी, परिवाद समझी जाएगी, और वो पुलिस अधिकारी को परिवादी समझी जाएगी। तो ये बताता है परिवाद में हम लोग क्या है, किसी भी व्यक्ति मौखिक या लिखित कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये लिखित ही होता है, और जो क्या है ये ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है।
लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। इसके ये दो बातें हैं, मौखिक और लिखित, और चाहे ज्ञात व अज्ञात, और पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, ये इसमें मेन सार है। और ये इसका स्पष्टीकरण दे रखा है उसका, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है। यदि वो रिपोर्ट संज्ञेय अपराध संज्ञेय मानकर अन्वेषण करे और असंज्ञेय प्रकट होता है तो पुलिस द्वारा जो की जाती है वो क्या है, परिवाद समझी जाएगी और उसे पूरे पुलिस को परिवादी समझी जाएगी।